Hello everyone, welcome to my history class. So dear students, we are going to continue chapter 2nd of class 12th, Kings, Farmers and Towns. In our previous videos, we have completed 5 topics and half of the sixth topic. So today we will start the remaining part of the sixth topic. So first of all, we will start from the given source. Source 9, the Malabar coast, प्रेजेंट डे केरला। मालाबार कोस्ट जो हमारे मेनली अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो एक मेन जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, जहाँ सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, मालाबार कोस्ट उनमें से एक था। हेयर इन इज एन एग्जर्प्ट फ्रॉम पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस किसी सेलर को कहते हैं। सेलिंग अराउंड मीन्स तैराकी करना। एंड एरिथ्रियन सी ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रेड सी। इट इज गिवन इन योर बुक ओनली। सी द डाउन साइड ऑफ दिस source. Periplus is a Greek word meaning sailing around and Erythraean was the Greek name for the Red Sea. So ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कोई पत्रिका या कोई राइटिंग है जिसे एग्जर्प्ट लिया है, कंपोज बाय एन एनोनिमस ग्रीक सेलर। किसी अनजान ग्रीक सेलर ने इसे कंपोज किया था। दे कौन? ट्रेडर्स फ्रॉम अब्रोड, विदेशी ट्रेडर जो इंडिया से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो ट्रेड करते थे, सेंड लार्ज शिप्स टू दीज मार्केट टाउन्स। इन मार्केट टाउन्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट टाइम द बाउंड्रीज वर नॉट देयर लाइक नाउ अडेज इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये जो कंट्रीज़ कितनी सारी, अफगानिस्तान, ये सारा क्या था? हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मार्केट टाउन्स ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रेट क्वांटिटी एंड बल्क ऑफ पेपर। पेपर क्या होता है? काली मिर्च। एंड मेलाबात्रम होता है, ये देखो इन्होंने क्या कहा, में भी ये कोई ग्रीक वर्ड है, पॉसिबली सिनेमन, दालचीनी। प्रोड्यूस्ड इन दीज रीजन्स, इन एरियाज में जो ज़्यादा प्रोड्यूस होता हुआ। वो और क्या क्या इंपोर्ट करते थे? देयर आर imported here in the first place a great quantity of coin। सबसे ज़्यादा, सबसे मेन क्या था जो इंपोर्ट किया जाता था? कॉइन्स। टोपैज क्या होता है? पुखराज, ये भी एक तरह का हम स्टोन बोल सकते हैं। एंड एंटीमनी क्या होता है? सुरमा जिसे कहते हैं, जो कलरिंग वगैरह के लिए, कलर देखा जाए तो मेनली सुरमा अगर कहें तो वो काजल को बोला जाता है। अ मिनरल यूज्ड एज कलरिंग सब्सटेंसेज, मीन्स ये डिफरेंट कलर, एक सुरमा जैसा कुछ और है, जैसे सुरमा होता है ना, उससे थोड़ा कुछ डिफरेंट कलरिंग सब्सटेंस है जो कलर के लिए यूज़ होता है। कोरल, ये ऑब्वियसली ये भी एक स्टोन होता है। क्रूड ग्लास, कॉपर, टिन, लीड, तो इस तरह के मेटल्स और ये सब यहाँ से क्या किए जाते थे? इंपोर्ट किए जाते थे। देर इज एक्सपोर्ट क्या किया जाता था? यहाँ से क्या क्या बेचा जाता था, क्या क्या इंपोर्ट किया जाता था, मंगवाया जाता था बदले में? पेपर विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी इन ओनली वन रीजन नियर दीज मार्केट्स। इन मार्केट्स के आसपास इस एरिया में सबसे ज़्यादा पेपर, काली मिर्च जो है वो ग्रो होती थी। बिसाइड दीज देर आर एक्सपोर्टेड ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फाइन पर्ल्स, आइवरी, सिल्क, क्लॉथ। तो ये कौन कौन सी चीज़ें थी? पर्ल्स एक स्टोन का नाम है, आइवरी हाथीदांत, सिल्क के कपड़े, ट्रांसपेरेंट स्टोन्स ऑफ ऑल काइंड, हर तरह के ट्रांसपेरेंट स्टोन, डायमंड्स एंड सफायर्स, टोर्टोइज, शेल, ये सारी चीज़ें क्या होती थी? एक्सपोर्ट की जाती थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द बीड मेकिंग इंडस्ट्री यूजिंग प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स हैज़ बीन फाउंड इन कोडुमनाल। अब ये कोडुमनाल एक तमिलनाडु में एक जगह है। यहाँ पे अगर बीड मेकिंग इंडस्ट्री में देखें तो कुछ प्रीसियस और सेमी प्रीसियस, मीन्स कुछ बहुत ज़्यादा महंगी और कुछ जो मीडियम सी होती हैं, इस तरह के स्टोन्स यहाँ पे मिले हैं। It is likely that local traders brought the stones mentioned in Periplus from sites such as these to the coastal
पोर्ट्स, तो इस तरह की साइट्स जो कोस्टल पोर्ट्स में होंगे, डेफिनेटली कोस्टल एरियाज़ में ही ये बहुत तरह के स्टोन जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो पेरिप्लस में जिसका जिक्र किया है, ट्रेडर इनको इन कोस्टल पोर्ट से अरेंज करते होंगे। टॉपिक 6.3 इज ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। कहाँ सब कॉन्टिनेंट में इंटरनली ट्रेड कैसे होती थी, एंड इससे बाहर, इससे अलग कहाँ कहाँ पे ट्रेड किस तरह होती थी, क्या प्रोसीजर था ट्रेड का। फ्रॉम द 6th century BCE, land and river routes crisscrossed the subcontinent and extended in various directions. So the land and river, both the routes were extended the various, बहुत सारे डायरेक्शंस में एक्सपेंड हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिवराइन रूट, लैंड रूट्स ऑल्सो वर देयर। Overland into Central Asia and beyond, and overseas from ports that dotted the coastline. ओवरलैंड, अगर इन सेंट्रल एशिया के सिर्फ और सिर्फ लैंड का देखें, जो लैंड रूट था वो कहाँ कहाँ तक था, सेंट्रल एशिया और उससे बाहर ये लैंड रूट्स होते थे। ओवरसीज वो पोर्ट्स जो कोस्ट लाइन को डोटेड करके, जो कोस्ट लाइन को मिलाते थे, उन कोस्ट से क्या होता था, वो कोस्टल एरिया जहाँ पे पोर्ट्स बने हुए थे वो कनेक्टेड थे एक दूसरे से। एक्सटेंडेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। तो अगर हम बात करें तो ये जो कनेक्शन थे कहाँ कहाँ तक ये एक्सटेंड हो रहे थे, अरेबियन सी से ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया तक, एंड थ्रू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से कहाँ तक, टू द साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। Rulers often attempted to control these routes, possibly by offering protection for a price. अब रूलर्स जो थे इन रूट्स को कंट्रोल करते थे, प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस, लाइक उनकी प्रोटेक्शन, जो वहाँ पे ट्रेवलर होते हैं ना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उनसे एक तरह का टैक्स लिया जाता था। लाइक उस जगह पे उनको प्रोटेक्टेड, उनको वहाँ से ट्रेवल करना, कोई लूट पाट ना हो, कोई उन पे अटैक ना करे, अटैकर्स से बचाने के लिए वहाँ के जो भी रूलर्स थे वो क्या करते थे, उनसे टैक्स लेते थे, उन पे अपना कंट्रोल रखते थे, एंड जो भी वहाँ से ट्रेवल करेगा उनसे क्या लेंगे, वो टैक्स ले लेंगे। दोज हु traversed these routes included peddlers who probably traveled on foot and merchants who traveled with caravan or bullock carts and pack animals. अब ये जो क्रॉस कर रहे थे इन रूट्स को, उनमें कौन कौन थे, पैडलर्स पैदल चलने वाले जो वही पैरों से पैदल चलते थे, मर्चेंट्स जो कारवां, कारवां देखो एक तो क्या होता है, पेडलर्स वो पैदल चलने वाले सिर्फ एक दो लोग, सिंगल सिंगल भी वो ट्रैवल कर रहे थे, एंड कारवां होता है बहुत सारे लोगों का मिलके। कारवां उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती थी, बुलक कार्ट्स, कई सारे लोग मिलके बुलक कार्ट्स, पैक एनिमल्स वगैरह साथ लेके चलते थे। ऑल्सो देयर वर सीफरर्स, सीफरर्स क्या होते हैं, नाविक। हु वेंचर्स हुज वेंचर्स वर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल, उनके जो वेंचर्स, उनके जो ट्रैवलिंग होती थी ना, वो रिस्की बहुत होती थी। वाई, बिकॉज दैट टाइम मशीन्स वर नॉट देयर इन द बोट्स। ये जो शिफरर होते थे, जो नाविक होते थे, उनकी नाव जो होती थी वो मशीनों से नहीं चलती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एयर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलती थी। अगर एयर के डायरेक्शन या मे भी देखो क्या होता है वाटर में, सी में बहुत बार इंटरनल कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेस हो जाती है जिसकी वजह से वाटर में हलचल होगी, और अगर ऐसा होगा तो उनके लिए वो रिस्की बहुत होता था, बट ज़्यादा प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल कैसे, ना तो उसमें फ्यूल का खर्चा होता था, ना ही लाइक अब ये जो एनिमल्स को लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली अब इनके एनिमल्स को बीच में फीडिंग की ज़रूरत भी होगी, तो इनके फूड वगैरह का जो एक्सपेंसेस होते थे वो सारे बच जाते थे सी रूट से। तो ये बहुत रिस्की होता था बट प्रॉफिटेबल ज़्यादा था। सक्सेसफुल मर्चेंट्स डेजिग्नेटेड एज मसातुआन, अब उनको तमिल में क्या बोला जाता था, मसातुआन इन तमिल, एंड सेठीज एंड सतवानाज इन प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज में इन्हें सेठीज या सतवाहाज बोला जाता था।
सतावाज, ठीक है, सत्तावाज इनको बोला जाता था। कुड बिकम एनॉर्मसली रिच। अब ये जो मर्चेंट्स थे बहुत रिच हो गए थे, ये जो ट्रेवल करते थे, जो इतना भी ट्रेड करते थे सामान को। अब डेफिनेटली क्या होता है, जहाँ से परचेज़ करते हैं उसको होलसेल में परचेज़ करते हैं, मीन्स कम प्राइस में परचेज़ करते हैं, और फिर उसको दूसरी जगह जहाँ पहुँचाते हैं वहाँ पे उसको ज़्यादा प्राइस में सेल कर देते हैं। जहाँ डिमांड होती है वहाँ पे प्राइसेस भी हाई होते हैं, तो जिसकी वजह से उनको बीच में क्या मिलता है, बहुत प्रॉफिट मिलता है। अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारे आइटम थे, बहुत तरह के, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा रहे थे। सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल ओर्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, टू नेम अ फ्यू। ये तो वो हैं जिनके जो बहुत थोड़े हैं, जिन थोड़े बहुत मेन जो उनके नेम यहाँ पे बता दिए, और भी बहुत सारे थे। स्पाइसेस स्पेशली पेपर वर इन हाई डिमांड इन द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में पेपर जो थे उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी। एज वर टेक्सटाइल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, एंड दीज वर ऑल ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में उस टाइम पे क्या था, कंटेम्प्रेरी, अगर आप देखो 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो रोमन एम्पायर, तो रोमन एम्पायर आपका कब फ्लॉरिश हो रहा था, यही फर्स्ट सेकंड सेंचुरी बीसीई की बात हो, फर्स्ट सेंचुरी सीई, और उससे पहले बीसीई वाला ये जो टाइम था रोमन एम्पायर का। सो रोमन एम्पायर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, एंड मेडिटेरेनियन सी रोम का हार्ट ही माना जाता है ना रोमन एम्पायर का, तो वहाँ पे इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था। नेक्स्ट वन इज कोइंस एंड किंग्स। कोइंस और किंग्स का क्या रिलेशन था, किस किंग ने कौन से कोइन स्टार्ट किए, एंड उन कोइंस को कहाँ यूज़ किया जाता था, क्या पर्पस होता था। देखो डेफिनेटली आई थिंक नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा। कोइंस मीन्स मनी। मनी को कैसे, किस लिए यूज़ किया जाता है, डेफिनेटली फॉर द बिजनेस, फॉर द ट्रेड, एक्सचेंज द थिंग्स इन द प्लेस ऑफ मनी। मनी को दो और चीज़ें, सामान, गुड्स को परचेज कर लो, यही होता है ना। तो मनी अभी स्टार्ट हो गई थी। कोइंस का स्टार्ट कब होता है, और कोइंस की पहले क्या होता था, अगर हम एंशियंट टाइम देखें तो हमारी जो हमने बिल्कुल अपनी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है, तो उस टाइम पे क्या होता था, थिंग्स को एक्सचेंज करते थे। बट अब सेलिंग परचेजिंग, जब कोइन स्टार्ट हो गए थे तो कोइंस से ही सेलिंग परचेजिंग होती थी। To some extent, exchanges were facilitated by the introduction of coinage. अब exchanges जो हैं वो coinage के थ्रू होने लगे थे। पंच मार्क्ड coins made of silver and copper. पंच, जिनके ऊपर पंच लगाया जाता है ना, पंच मार्क जो होते हैं सिल्वर और कॉपर के होते थे। 6th सेंचुरी BCE ऑनवर्ड, उस टाइम की बात है, टाइम लाइन क्या थी, वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज। सबसे पहले जो यूज़ हुए थे सिल्वर एंड कॉपर थे। These have been recovered from executions at a number of sites throughout the subcontinent. तो इनको बहुत कई जगह, कई साइट से इनको एग्जीक्यूट किया है। इट मीन्स सर्कुलेशन होता था, फुल सर्कुलेशन होता था ओवरऑल द सब कॉन्टिनेंट। न्यूमिस्मैटिस्ट क्या होते हैं, जो कोइंस की स्टडी करते हैं। कोइंस की स्टडी इन द सेंस ये किस मेटल से बने हैं, कितनी प्योरिटी है, कितना इनका वेट है, क्या इन पे पिक्चर्स हैं, मीन्स स्टडी ऑफ द कोइन। जो स्टडी की कोइन की जो स्टडी करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। have studied these and other coins to reconstruct possible commercial network. तो ये देखने के लिए कि कमर्शियल नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक था, इन कोइंस को कहाँ कहाँ सर्कुलेट किया गया, और इन कोइंस के एक्सचेंज में कौन से आइटम्स को सेलिंग एंड परचेजिंग की गई। Attempts made to identify the symbols on punch marked coins with specific ruling dynasties. अब उनमें जो सिंबल थे पंच मार्क्स में वो स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज के थे, इंक्लूडिंग द मौर्यास, सजेस्ट दैट दीज वर इशूड बाय किंग्स। तो लाइक मौर्याज, उन पे कुछ मे बी पिक्चर्स की डिपिक्शन मिली होगी, जिसकी वजह से कुछ किंग्स के ये सजेस्ट कर रहे थे कि ये किसी पर्टिकुलर डायनेस्टीज़ में डिफरेंट टाइप के थे। नेक्स्ट डायनेस्टी जो थी उन्होंने अपने कॉइन्स को स्टार्ट किया, एंड
वो किंग्स उनको इशू करते थे. इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड टाउन्स पीपल इशूड सम ऑफ दिस कॉइन्स. तो ये भी हो सकता है कि मर्चेंट्स, बैंकर्स और लोगों के टाउन के जो लोग थे उनको इनमें से कुछ कॉइन्स इशू कर दिए जाते थे. The first coin to bear the names and images of ruler were issued by the Indo-Greeks. सबसे पहले जिसमें नेम और इमेज, रूलर की नेम और इमेज जिसके ऊपर पंच की गई, में भी उस पर प्रिंट की गई, वो सबसे पहले कॉइन्स किसने स्टार्ट किए थे? इंडो ग्रीक्स रूलर ने. हु एस्टाब्लिश कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था जहाँ पे उन्होंने कंट्रोल कर रखा था 2nd सेंचुरी BCE में. द कुशानास हाउएवर इशूड द लार्जेस्ट होर्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स 1st सेंचुरी CE. तो कुशानास जो थे उन्होंने, होर्स क्या होते हैं? जहाँ पे जिसमें स्मॉल स्मॉल ज्वेलरी, मेनली वो बॉक्सेस जिसमें इन कॉइन्स को स्टोर करके रखा जाता था फॉर द रीयूज़. सो उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉइन्स को इशू किया 1st सेंचुरी CE में. दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट विद दोज इशूड बाय कंटेम्प्रेरी रोमन एम्परर्स एंड द पर्थियन रूलर्स ऑफ ईरान. तो इनसे अगर इनकी कहें तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी जो उनके कंटेम्प्रेरी, उनके समकालीन सेम ही टाइम पे रोमन एम्परर ने जो, या फिर पर्थियन एम्परर रूलर जो थे ईरान के, उन्होंने जो इशू किए थे उनके कंपैरिजन में इन कॉइन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी. एंड हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. और बहुत सारी साइट्स पे मिले हैं नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया में. डेफिनेटली अगर मिले हैं तो उनके साथ इनके ट्रेडिंग रिलेशन हो गए इन एरियाज़ के. The widespread use of gold coins indicates the enormous value of transactions that were taking place. तो इतनी ज़्यादा ये जो coins की अगर हमें जितने भी coins के एविडेंस मिले हैं तो इससे क्लियर होता है कि बहुत वाइड स्प्रेड, बहुत दूर दूर तक ये ट्रांजेक्शन होती थी. एंड रिच, एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, पैसा बहुत ज़्यादा था, रिचनेस ज़्यादा थी. बिसाइड्स होर्स ऑफ रोमन coins have been found from archaeological sites in South India. सो रोमन कोइंस के जो हॉर्स हैं, हॉर्स वही जहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है जिस बॉक्स में, तो वो कहाँ पे मिले हैं? साउथ इंडिया में. इट इज़ ऑब्वियस दैट नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड वर नॉट कन्फाइंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज. तो ट्रेड के जो नेटवर्क थे वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग नहीं थे. पॉलिटिकल बाउंड्रीज डिफरेंट थी और ट्रेड रूट या ट्रेडिंग की जो बाउंड्रीज थी वो अलग थी. साउथ इंडिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर. साउथ इंडिया रोमन एम्पायर का पार्ट नहीं था, वी ऑल नो अबाउट इट. बट देयर वर क्लोज कनेक्शंस थ्रू ट्रेड. उनके बीच कैसे क्लोज कनेक्शन थे? ट्रेड के, ट्रेडिंग होती थी वहाँ से उनकी. वो यहाँ पे जो आइटम्स यहाँ पे ग्रो होते थे, मेनली यहाँ पे जो मसाले जो यहाँ पे ग्रो होते थे, यहाँ अबंडन में मिलते थे, उनको उधर एक्सपोर्ट किया जाता था रोमन एम्पायर में. कोइंस वर ऑल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स सच एज दैट ऑफ द युद्धेज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. 1st सेंचुरी CE में ट्राइबल्स रिपब्लिक्स जो थे उन्होंने कोइंस इशू किए थे. कौन थे वो? युद्धयाज ऑफ पंजाब, पंजाब और हरियाणा के युद्धयाज जो थे. Archaeologists have unearthed several thousand copper coins issued by the Yudhayas. तो उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने अनअर्थ में खुदाई की और ज़मीन के अंदर से निकाले हैं 1000 कॉपर कोइंस. सेवरल थाउजेंड, बहुत सारे हज़ारों कॉपर कोइंस जो युद्धयाज ने इशू किए थे. पॉइंटिंग टू द लेटर्स इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्सचेंज. तो डेफिनेटली इतने सारे मिले हैं. तो युद्धयाज, ये जो युद्धयाज थे पंजाब और हरियाणा के, डेफिनेटली इनका इकोनॉमिक एक्सचेंज में ज़्यादा पार्टिसिपेशन था. डेफिनेटली देखो क्या होता है कोइंस, अब आप अभी भी देखो जिसका ज़्यादा, जो ये सेलिंग परचेजिंग या ट्रेडिंग ज़्यादा करेंगे उनके पास ही पैसे ज़्यादा
इन कैश होंगे या इधर से उधर एक्सचेंज होंगे। Some of the most spectacular gold coins were issued by the Gupta rulers. जो मेन इम्पोर्टेंट गोल्ड कोइंस थे उनको किसने इशू किया था? गुप्ता रूलर्स ने। द अर्लीस्ट इशूज आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी। तो जो सबसे पहले इशू हुए थे वो ज़्यादा प्योर थे, उनकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। These coins facilitated long distance transactions from which kings also benefited. तो ये जो coins थे इनसे long distance transactions पॉसिबल थी, इससे किंग्स को भी बेनिफिट मिलता था। डेफिनेटली देखो क्या होता है एक्सपोर्ट करने में, अगर सिर्फ थिंग्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए, एक्सचेंज किया जाए तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता था। मे बी उनको किसी जगह पे जो आइटम्स हैं अवेलेबल हैं और उनको हमारे पास जो आइटम्स हैं उनकी नीड ना हो तो हम कैसे एक्सचेंज करेंगे। एंड कोइंस के साथ एक्सचेंज करना बहुत इजी था, तो जिससे किंग्स को भी बेनिफिट होता था। एंड ये एक्सचेंज करना या फिर ये ट्रेड करना, इसमें क्या होता है हमेशा प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट मीन्स वहाँ से सस्ते चीप प्राइसेस में परचेज किया और यहाँ पे ज़्यादा प्राइसेस में उनको सेल कर दिया। फ्रॉम सिक्स्थ सेंचुरी CE ऑनवर्ड्स, 6th सेंचुरी CE के बाद फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन टेपर ऑफ। तो 6th सेंचुरी के बाद गोल्ड कॉइन्स के जो फाइंड्स थे, जो गोल्ड कॉइन्स मिल रहे थे वो कम होने शुरू हो गई पहले की कंपैरिजन में। पहले वाला जो टाइम था उस टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा मिले हैं, अब कम हो गई। इट मीन्स सर्कुलेशन कम हो गया। डज दिस इंडिकेट दैट देयर वॉज सम काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस? तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, मे बी शॉर्टेज हो गई हो कोइंस की, इकोनॉमिक उनकी डाउन हो गई हो जिसकी वजह से कोइंस की सर्कुलेशन कम हो गई। हिस्टोरियंस आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। इस इशू पे हिस्टोरियंस जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं। डिवाइड मीन्स कुछ जो है उनका ओपिनियन डिफरेंट है, अदर्स जो है उनका ओपिनियन डिफरेंट है। फॉर द ऑल द टॉपिक्स इन हिस्ट्री, many of the topics in history, historians always argued and they given us 2 or 3 possibilities. हो सकता है वो क्या होता है, हिस्ट्री को जब रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हिस्टोरियन आइडिया लगाते हैं नोन टू अननोन थिंग्स का। हिस्टोरियंस आर डिवाइडेड, तो डिवाइड हो गए हैं। सम सजेस्ट दैट with the collapse of the Western Roman Empire, long distance trade declined. तो जैसे ही वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कोलैप्स होता है तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हो गया। रोमन एम्पायर हमने प्रीवियस ईयर पढ़ा था, तो 4th सेंचुरी एंड 5th 6th सेंचुरी तक आते आते वो बिल्कुल ही उसका कोलैप्स हो गया था, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया था, ख़त्म हो गया था। एंड दिस अफेक्टेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द states, communities and regions that had benefited from it. तो जिसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी मिलती है स्टेट्स, कम्युनिटीज और रीजन्स को, जिनको इससे बेनिफिट मिलता है वहाँ का डिक्लाइन होने से। अदर्स आर्ग्यू दैट न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड स्टार्टेड एमर्जिंग अराउंड दिस टाइम। तो नए नए टाउन और नेटवर्क्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से पुराने जो भी लोकेशंस थी ना वहाँ पे अब ये गोल्ड कोइंस के फाइंड्स कम हो गए हैं। डेफिनेटली अब अगर डिफरेंट रूट वो चेंज कर लेंगे, डिफरेंट एरिया से ट्रेडिंग करेंगे तो वो कोइंस जो हैं वहाँ की बजाय वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अदर्स आर्ग्यू, अब पहले वाले तो यही कह रहे हैं। सेकंड जो है, सेकंड टाइप के जो हिस्टोरियन है वो किस लिए आर्ग्यू कर रहे हैं? अदर्स आर्ग्यू that new towns and networks of trade started emerging around this time. तो वो इस टाइम में क्या हो गए हैं, एमर्ज होना स्टार्ट हो गया है न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क्स। दे ऑल्सो पॉइंट आउट दैट दो फाइंड्स ऑफ कोइंस ऑफ दैट टाइम एरा फ्यूअर। तो डेफिनेटली इसकी वजह से ही फाइंड्स जो हैं वो कम होंगे। कोइंस कंटिन्यू टू बी मैंशनड इन इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट। लेकिन देखो फाइंड्स मिलने बेशक से कम हो गए हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शंस और टैक्स में कोइंस का सिमिलरली जिक्र है। तो अगर सिमिलरली जिक्र है तो डेफिनेटली उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है ट्रेडिंग की।
अदरवाइज तो सेम मिलेंगे। अगर सेम ही उनका जिक्र है और सर्कुलेशन सिमिलरली हो रही है तो कहीं ना कहीं तो हो रही है। Could it be that there are fewer finds because coins were in circulation rather than being hoarded? तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा सर्कुलेशन में है तो इधर उधर वो सर्कुलेट हो गए हैं और पहले हमें क्या मिले हैं, होर्ड्स मिले हैं, सेव उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ था। अब होर्डेड की बजाय उनको सेव करने की बजाय सर्कुलेशन ज़्यादा हो गई, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ coins. This is Yudhaya coin, and this one is of punch marked coin, so named because symbols were punched on stamped onto the metal surface. उनको ऐसे पंच किया जाए, स्टैंपिंग की जाती है ना, ऐसे उनको ऊपर प्रेस करके उसको पंच कर दिया जाता है। ये युद्धयास के हैं। एंड सी दीज आर गुप्ता coins. So with this our topic 6 completed. In our next video we will start 7th topic. So till then, bye bye and have a nice day to everyone.